आपके लिए एक बार फिर लेके आया हूँ जनरल एग्रीकल्चर स्टडीज़ मीन्स। इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप की जो एग्ज़ाम्स होती है, कंपटीशन और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो होती है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर जनरल स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये पार्ट 3 है, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर देखना चाहते हो तो पिछले जो वीडियो हमारे हैं उनमें आप देखकर उसकी स्टडी कर सकते हो। तो चलते हैं, एक बार सब लोगों को जय हिंद। शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? हाँ, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया है आपको। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आप बारीकी से समझो। क्या है क्वेश्चन? केम पौधे सामान्यतः होते हैं। क्लियर? मीन्स इंग्लिश में क्या कहा है? केम प्लांट्स आर यूजुअली। अब ये केम है, C3 और C4 एक यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, वो सभी एग्जाम में आता है, चाहे वो PAT हो, CPAT हो, BHU हो, या जो डिफरेंट टाइप की जो भी कंपटीशन रिक्रूटमेंट की जितनी भी एग्जाम्स होती है सबके अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर? तो C3, C4 और केम। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं केम। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको दिया है केम प्लांट्स आर यूजुअली, मीन्स केम पौधे सामान्यतः होते हैं। तो केम पौधे क्या होते हैं भैया? अब हम देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें आंसर फटाफट बताया भैया। बताओ भैया, जो भी ऑनलाइन है सब फटाफट इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आजकल अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, ये जो C3, C4 और केम प्लांट है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर मैं आपको तीनों जो C3 है, C4 है और केम प्लांट है, इन तीनों के बारे में क्या करता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। और फिर आप कैसे आंसर निकालोगे, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते। कि गुप्ता जी करेक्शन किया है, डी वाला आंसर। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको आंसर बताऊं उसके पहले मैं आपको केम प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। क्लियर? डिस्क्रिप्शन बताने से क्या होगा कि आप खुद ही इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो, मतलब खुद ही क्या कर सकते हो, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कैसे? देखो, केम पौधे जो होते हैं, केम पौधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केम पौधे क्या होते हैं। तो केम पौधे जो होते हैं, केम पौधों को कहा जाता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। पहले तो इसका पूरा नाम याद रखना, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। क्लियर? ये क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, इसको क्यों कहा जाता है? तो ये एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है भैया। आया ना समझ में? ये पौधे एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। ये इनकी जो प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया तो लगभग सभी पेड़ पौधों में समान होती है, लेकिन जो अंधकार क्रिया होती है वो C3 पौधों में अलग होती है। अंधकार क्रिया मीन्स ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन को ब्लैकमैन ने खोजा था, आप सभी को पता है। ब्लैकमैन ने अंधकार क्रिया को खोजा था, डार्क रिएक्शन को। और जो डार्क रिएक्शन है, इसके लिए पौधे को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब पहले तो आप ये कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, ये 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप कौन कौन से? एक होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो मैं शुरू से लेकर चलता हूं आपको। ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे मैं आपको पूरा लगभग फोटोसिंथेसिस समझाने की कैपेसिटी रखता हूं, और पूरा आपको यहाँ से प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो भी मेन क्वेश्चन आएंगे सब यहाँ से आपके बन जाएंगे। क्लियर? क्रॉप में भी आते हैं, आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन में भी आते हैं, या फिर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जैसे SADU, REU है। क्लियर? डिफरेंट टाइप के ADA है, इनमें क्या है, उनमें तो कंबाइन होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में। पहले क्या होता है, जैसे ही पत्ती पर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू होती है, और जैसे ही पत्ती पर प्रकाश गिरता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहली जो घटना होती, फर्स्ट जो घटना होगी वो क्या होगी? क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। आप सभी को पता है क्लोरोफिल के बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो जैसे ही मान लो ये पत्ती है, सुबह का जैसे ही प्रकाश आकर पत्ती पर गिरा तो प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ, लेकिन पहली घटना क्या हुई? पहली घटना हुई जैसे ही पत्ती पर प्रकाश गिरेगा तो क्लोरोफिल अणु जो होता है, मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल का, वो क्या हो जाएगा? वो उत्तेजित हो जाएगा, मतलब नींद से जग जाएगा। और जैसे ही नींद से जगेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया की पहली घटना क्या है? तो पहली घटना होती क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। दूसरी घटना, जैसे ही क्लोरोफिल अणु उत्तेजित होगा तो ये क्या करेगा कि उसके अंदर जो जल H2O है, वो H2O के अणु का क्या करेगा? फोटोलाइसिस मीन्स प्रकाशिक जल अपघटन करेगा, और प्रकाशिक जल अपघटन करके जल में से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और साथ ही साथ उसमें से इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, PS सेकंड से होते हुए किधर जाएंगे? तो PS सेकंड से होते हुए एक अचक्रीय मार्ग में जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो PS सेकंड PS फर्स्ट, तो वो तो बॉटनी वाला थोड़ा क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको मैं बॉटनी वाला, जब बॉटनी वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण आएगा तो मैं जैसे ही वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा आपको हेल रिएक्शन यहाँ पर बना के बताऊंगा। अभी केवल ये ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहली घटना होती क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका जल प्रकाशिक अपघटन होना, ये दूसरी घटना है। जल के प्रकाशिक अपघटन होने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो निकलने वाली ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो किससे बनती है? तो वो बनती है पानी से। क्लियर? किससे बनती है? पानी से बनती है। इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल कंफर्म। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया में एक तो हो गया प्रकाशिक क्रिया, कौन सी क्रिया? प्रकाशिक क्रिया। और दूसरी होती है अंधकार क्रिया। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। क्लियर? तो डार्क रिएक्शन की बात हो रही तो मैं यहां पर काला पेन ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। क्लियर? अंधकार क्रिया। क्लियर? अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक क्रिया होती है वो होती है ग्रेनम में। किसमें होती? ग्रेनम या ग्रेना में। लेकिन जो अंधकार क्रिया होती है वो होती है स्ट्रोमा में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो किसमें होती है? तो वो होती है ग्रेना में। तो ये किसमें होगी? तो ये होगी ग्रेना में। क्लियर? और अंधकार क्रिया जो होगी, अंधकार क्रिया किसमें होगी? तो वो होगी स्ट्रोमा में। क्लियर? मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं। क्लियर? शुरू से लेकर चलता हूं तो आपको आखिरी तक मैं लाके आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, और इसके अंदर सब क्वेश्चन ही बन रहे हैं। क्लियर? जैसे ही आपको बोले कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो आपको पता होना चाहिए किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसको कहा जाता है हरित लवक। क्लियर? और हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, तो इसीलिए पौधे का जो किचन कहा जाता है, मीन्स रसोई घर, वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसमें भोजन बनाने की क्रिया होती है। तो ये पीएटी में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? कि पौधे का जो रसोई घर होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होती है, ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है। क्लियर? ग्रेना क्या होता है? तो ग्रेना होता है सिक्के के ढेर के समान रचना है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोहरी एकक कला से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, इस टाइप के। क्लियर? इस टाइप का क्या होता है? ये डबल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ एक कोशिकांग होता है। इसमें लेमिलीज जो होती है, लेमिली मीन्स पटलिकाएं, ये पटलिकाएं एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है और बीच में क्या करती है? सिक्के के ढेर के समान ऐसी रचनाएं बनाती है। क्लियर?
ये सिक्के के ढेर के समान जो रचनाएं आपको दिख रही है, क्लियर, इसी को कहा जाता है ग्रेना। क्लियर, उस ग्रेना के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, मीन्स फोटो रिएक्शन, या जिसको आप लाइट रिएक्शन बोलते हो। दूसरा, इसके अंदर ये प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्लियर, इस स्ट्रोमा के अंदर देखो तो कौन सी क्रिया होती है, अंधकार क्रिया होती है। क्लियर, इस चीज को क्लियर कर लेना बिल्कुल। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, तो इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है भैया, ये लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, ATP बनते हैं और साथ ही साथ NADPH2। ये क्या है, ये ऊर्जा के रूप है। क्लियर, ये ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा खर्च कहाँ होती है, जो स्ट्रोमा में अंधकार क्रिया होगी उसमें ये ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये ऊर्जा इधर खर्च होगी, यहाँ पर आकर, आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। ये ATP और NADPH2 जो होते हैं, इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। क्या कहा जाता है, एसिमिलेटरी पावर। दोनों को, ATP और NADPH2 दोनों को कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। क्लियर, और केवल NADPH2 की अगर बात करो तो इसको कहा जाता है रिडक्शन पावर। रिडक्शन मीन्स अपचयित ऊर्जा। दोनों को कंबाइन फॉर्म में अगर बोलो तो एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है, और अगर केवल हम NADPH2 की बात करें तो इसको कहा जाता है अपचयित ऊर्जा या रिडक्शन पावर। और ये जो दोनों ऊर्जाएं बनी है, ये किससे बनी है, तो जो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा आई है, उस प्रकाशिक ऊर्जा को हमने काय में बदल लिया है भैया, ATP और NADPH2 के रूप में बदल लिया है। वैसे भी प्रकाश संश्लेषण की एक सामान्य डेफिनेशन अगर बताओ तो क्या होगी, कि सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा मतलब स्टार्च में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर जो C3 प्लांट होते हैं उनमें चलता है C3 चक्र, फिर जो C4 पौधे होते हैं उनमें C4 चक्र चलता है, और जो केम पौधे होते हैं उनमें चलता है केम चक्र। क्लियर, ये तीनों अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, लेकिन इन तीनों का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्च होता है। तो कुल मिला के सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में लास्ट में ले जाके हमने रासायनिक ऊर्जा में बदल के रख दिया, इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की डायरेक्ट डेफिनेशन अगर बोलो तो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेप में होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया जो कि ग्रेना में होती है। ग्रेना, सिक्कों के ढेर के समान रचना ग्रेना कहलाती है। ग्रेना के प्रत्येक सिक्के के समान जो रचना होती है उसको कहा जाता है थाइलेक्वाइड्स। थाइलेक्वाइड्स पे क्वांटोसोम के अणु होते हैं, और क्वांटोसोम को ही प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हो गई ग्रेना में। इसमें आपको देखो तो यहाँ लगभग 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH2 बनते हैं। कितने, 18 ATP और 12 NADPH2 अणु बनते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपका 12 पानी के अणु लेने पर। क्लियर, और उसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग अंधकार क्रिया में होता है। अंधकार क्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में अब तीनों पौधों में अलग अलग होती है। जैसे गेहूं है, धान है, तो गेहूं और धान में तो C3 चक्र चलेगा। मैं अभी बताऊंगा C3 चक्र कैसे चलता है। क्लियर, अभी ध्यान रखो, ये अंधकार क्रिया में हो रहा है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ प्रोटीन युक्त द्रव होता है जिसके अंदर अंधकार क्रिया हो रही है। तो स्ट्रोमा में C3 चक्र चल रहा है। C3 चक्र कौन से पौधों में, जैसे गेहूं है, आप गेहूं है और धान है एग्जाम्पल, ये C3 प्लांट होते हैं सबसे बेस्ट। फिर C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में सबसे बेस्ट होते हैं गन्ना और मक्का। क्लियर, तो गन्ना और मक्का में तो C4 चलेगा। और जो केम चक्र चलता है, ये रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, मरुस्थलीय पौधे जिनको हम बोलते हैं जीरोफाइट, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट, उन पौधों के अंदर चलता है केम चक्र। क्लियर, तो इतना ध्यान रखना। क्लियर, अब ये मैं हटा देता हूं। क्लियर, यहां तक मैंने आपको बता दिया है। केम चक्र किन में, रेगिस्तानी पौधों में चलता है। रेगिस्तानी पौधे कौन कौन से, जैसे एगेव है, एस्पेरेगस है, नागफनी है, लेंटाना है। क्लियर, इनके अंदर कौन सा चलेगा, केम चक्र चलता है। तो अगर आप में से सबने नागफनी को अगर देख रखा है, तो नागफनी को अगर देखा है तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सकुलेंट।
क्या बोलेंगे? सकुलेंट प्लांट। अब आप बोलोगे सर सकुलेंट प्लांट, क्लियर? तो सकुलेंट प्लांट होते हैं रसीले पौधे। अगर नागफनी, कैक्टस, एस्पेरेगस, इनको क्या करो आप काट के देखो इनके अंदर बिल्कुल लसलसा चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ होता है, क्लियर? तो सकुलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो सकुलेंट को कहा जाता है मांसलोद्भिद। क्या बोलते हैं? मांसलोद्भिद पौधे, जो बिल्कुल मांस जैसे होते हैं, क्लियर? मतलब जिनके अंदर लसलसा पदार्थ भरा होता है, उनको कहा जाता है सकुलेंट प्लांट। तो आप में से जिनने भी बी वाला आंसर दिया है वो करेक्ट है, क्लियर? तो ध्यान रखना भैया, ये स्पंजी जो प्लांट होते हैं भैया, स्पंजी प्लांट ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जलीय पौधे होते हैं। कहाँ होते हैं? जलीय पौधे। ये रेगिस्तानी पौधे नहीं होते। स्पंज जैसे होने के कारण इसमें एरेनकाइमा होता है, और एरेनकाइमा होने के कारण उसमें हवा भरी होती है और पानी पर ये आसानी से तैर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये आंसर तो आएगा नहीं आपका, क्लियर? यहाँ केम की बात हुई है, तो केम जब मैंने आपको बोल दिया कि भैया रेगिस्तानी पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? रेगिस्तानी बोलो या फिर मरुस्थलीय बोलो, एक ही बात है। या फिर जीरोफाइट बोलो, जीरोफाइट प्लांट बोलो, एक ही है, क्लियर? तो अब जैसे ही मांसलोद्भिद पौधे की बात हुई है, रेगिस्तानी पौधे की बात हुई है, तो फट से आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि भैया सकुलेंट प्लांट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होता है वो रसीला भाग होता है। तो कुछ समझ में आंसर है, ये तो सबको पता चले गया। अब ये चलो, ये क्वेश्चन का आंसर तो निकल आया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चीजें और बताना चाहता हूँ जो आपको काम में आएगी, क्लियर? कौन सी काम में आएगी? तो सबसे पहले तो मैं C3 पौधों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर? तो अंधकार क्रिया में आएगा C3। C3 चक्र कहाँ चलेगा? अंधकार क्रिया में। प्रकाशिक क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाशिक क्रिया में सूर्य की जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसको हमने काय में बदल लिया है? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा मतलब ATP और NADPH2 ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कौन सी ऊर्जा कहा जाता है। ATP और NADPH2 को फटाफट बताओ आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ भैया। एसिमिलेटरी पावर। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर, क्लियर? ये चैन सिंह गोरे जी, ये बी बहुत सारा, इतना सारा थोड़ी लिखना है, केवल एक ही भी लिखना है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भैया, क्लियर? ATP और NADPH2 दोनों को अगर कंबाइन फॉर्म में अगर बोलेंगे तो एसिमिलेटरी पावर एनर्जी कहते हैं, क्लियर? लेकिन अकेले NADPH2 की अगर बात करेंगे तो उसको हम रिडक्शन पावर कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अब मैं आपको C3 चक्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। C3 चक्र, तो C3 साइकिल जो होता है वो ध्यान रखना। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उस प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बन गए। अब ये अंधकार क्रिया में जाएंगे कहाँ? स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में जाकर अंधकार क्रिया शुरू करेंगे। तो जब अंधकार क्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। तो C3 चक्र के अंदर क्या होता है? RUDP, कहीं कहीं पर इसको RUDP भी लिखा होगा, क्लियर? तो ये जो होता है ये होता है राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट या राइबुलोज 1,5 डाइफास्फेट। आप इसको बाइफास्फेट बोलो या डाइफास्फेट बोलो, एक ही है, रुग। सीधी सी भाषा में अगर बोलो तो ये क्या है? रुग। एक क्या है? तो ये एक 3 कार्बन वाला क्या होता है? एक यौगिक होता है, क्लियर? ये क्या करेगा? वायुमंडल से आने वाली जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को क्या करेगा? लेगा। तो C3 पौधों में CO2 का ग्राही कौन हो गया? तो वो तो हो गया RUBP या RUDP, मीन्स राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। इसके बाद क्या होगा? यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहला जो स्थायी उत्पाद बनेगा वो बनेगा PGA। PGA मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है ये 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। इसलिए हमने C3 चक्र का नाम रखा है C3। C का मतलब 3 कार्बन और C का मतलब कार्बन और 3 का मतलब 3 कार्बन। मतलब अंधकार क्रिया में जो C3 पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद पहला स्थायी उत्पाद क्या बनाएंगे? PGA, जिसको कहा जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पूरा नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर?
और यहाँ एक एंजाइम लगेगा जिस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम। ये ध्यान रखना भैया। अब इसके पीछे मैंने CO लिखा है। क्या लिखा है? CO। CO का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन को जोड़ने वाला। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन आ रही है उसको ये रूबिस्को एंजाइम क्या करेगा? ये रूप के साथ जोड़ेगा और पहला स्थायी उत्पाद आपका बना देगा PGA, मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? और ये 3 कार्बन वाला होने के कारण ही हम इसको C3 चक्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन आपको बनते हैं कि C3 पौधों में CO2 का ग्राही, तो C3 पौधों में जो CO2 आ रही है इसका ग्राही कौन है? RUBP या RUDP। क्लियर? उसके बाद पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद कौन सा है? तो पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। क्लियर? उसके बाद C3 पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है तो उसके लिए जो आवश्यक एंजाइम है उसका नाम ध्यान रखना। कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसका पूरा नाम है। क्या है? राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मैं लास्ट में कार्बोक्सिलेज बोल रहा हूं ना, इसको ध्यान रखना। कार्बोक्सिलेज आपको जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, चाहे वो C3 चक्र हो, चाहे C4 चक्र हो, चाहे केम चक्र हो, उसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही आपको लगता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और देखो, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? रूबिस्को एंजाइम के फॉर्म में। और हमेशा ध्यान रखना, जितने भी एंजाइम होते हैं, ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सब के सब गोलाकार प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं लेकिन कैसे? गोलाकार। प्रोटीन अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग होती है। गोल प्रोटीन भी होती है, रेशेदार प्रोटीन भी होती। कैसे? जैसे ये हमारे बाल है, क्लियर? ये रेशेदार प्रोटीन है। फिर हमारे नाखून है, ये रेशेदार प्रोटीन है। हमारी स्किन जो है ये भी रेशेदार प्रोटीन है। जो भेड़ का ऊन है वो भी रेशेदार प्रोटीन है। गाय का सींग है वो भी रेशेदार प्रोटीन है। क्लियर? गाय या भैंस का जो खुर होता है वो भी रेशेदार प्रोटीन है, मीन्स फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर? वो रेशेदार प्रोटीन है। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं, फिर हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है, गाय के दूध के अंदर कैसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, अंडे के अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब गोलाकार प्रोटीन होती है। जितने भी एंजाइम हैं और जितने भी हार्मोन्स हैं सब के सब क्या है? प्रोटीन है, लेकिन कैसी? गोलाकार प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर के अंदर नाखून, बाल, त्वचा, क्लियर? त्वचा को छोड़ दो, है तो रेशेदार प्रोटीन, लेकिन इसको त्वचा की प्रोटीन को कहा जाता है कोलेजन प्रोटीन। आया ना समझ में? कोलेजन प्रोटीन कैसे याद रहेगा? तो मार्केट में एक स्किन फेस के लिए क्रीम मिलती है, कोलेजिन मिलती है, बस उसी से याद रखना। वो कोलेजिन जो है ना, ये स्किन की जो प्रोटीन है कोलेजिन उसी के लिए होती है, तो उस नाम से आप ध्यान रखना। कोलेजिन प्रोटीन ये त्वचा के अंदर होती है। और नाखून के अंदर, सींग के अंदर, बालों के अंदर, खुर के अंदर, इनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी? केराटिन प्रोटीन। इस चीज को ध्यान रखना। ये सब रेशेदार प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो गोलाकार प्रोटीन है। दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है मुख्य रूप से कैसीन होती है, इसके अलावा 2 और होती है कम मात्रा में, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। क्लियर? इसके अलावा अगर कुछ प्रोटीन से अगर देखो तो आप अलग अलग प्रकार की आपको मिल जाएगी। अंडे के अंदर मिल जाएगी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, गेहूं के अंदर मिल जाएगी ग्लूटीन प्रोटीन, मक्का के अंदर जीन प्रोटीन, चावल के अंदर जेन प्रोटीन, अलग अलग बहुत सारी प्रकार की प्रोटीन होती है। ये सब गोलाकार प्रोटीन होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को प्रोटीन होती है। बिल्कुल याद कर लेना, ये आपको कई बार पूछा है। और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है तो वहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है। तो अगर रूबिस्को नहीं देना तो केवल कार्बोक्सिलेज को ढूंढ लेना। वहां पे किसको ढूंढना? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को आप ढूंढ लेना, आपका काम हो गया। क्योंकि कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही कई बार वो डायरेक्ट लिख देता है। क्लियर? ध्यान रखना। तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये होता है C3 चक्र। और C3 चक्र के 2 बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक है गेहूं और दूसरा है धान। ये मोस्ट IMP है, गेहूं और धान, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना भैया, C3 पौधों के अंदर एक हानिकारक क्रिया होती है और उस हानिकारक क्रिया का नाम भी ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन।
कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश श्वसन नाम की एक हानिकारक क्रिया होती है। क्लियर? ध्यान रखना, ये हानिकारक क्रिया। आप बोलोगे सर कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनता है, लेकिन प्रकाश श्वसन जो होती है, फोटो रेस्पायरेशन, ये क्या होता है कि दोपहर के समय, जैसे आपने देखा होगा गेहूं, ये रबी की फसल है जनरली, और धान में भी ये दिक्कत देखी गई है। तो अधिकतर जो रबी की क्रॉप होती है उसमें आपको प्रकाश शोषण की जो दिक्कत मिलेगी, और वही अधिकतर क्या होती है? C3 प्लांट या पौधे होते हैं। तो इनमें आप देखोगे कि जो गेहूं के पौधे आपने देखा है कि भैया रबी के सीजन में अगर मान लो उधर दिसंबर जनवरी में क्या होता है, अचानक अगर ठंड कम हो जाए और गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी बढ़ जाने से गेहूं के दाने बारीक हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण यही है, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। मतलब दोपहर के समय अगर मान लो तेज धूप हो जाए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए, तो पौधा क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण को बंद कर देगा और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा, और ऑक्सीजन लेने से एक हानिकारक क्रिया बन जाती है। क्लियर? उसी को कहा जाता है प्रकाश श्वसन, जो कि केवल C3 पौधों में ही मिलती है। C4 और केम पौधों में प्रकाश श्वसन जैसी हानिकारक क्रिया का उपयोग नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? और ये बात भी ध्यान रखना कि प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है CPM में। 3 कोशिका के ऐसे कोशिकांग है जिसमें प्रकाश श्वसन की हानिकारक क्रिया होती है। तो कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऐसे कोशिकांग है जिनमें मिलाकर एक में नहीं होती है। ये सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पूरी प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपको C3 पौधों के बारे में समझ में आ गया। अब हम चलते हैं C4 पौधों के बारे में। तो C4 पौधों के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताता हूं। तो C4 पौधे, क्लियर? तो हम देखते हैं C4 पौधे। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो C4 प्लांट जो होते हैं ना भैया, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो 2 पार्ट में होती है। 2 पार्ट मतलब एक बंडल शीत कोशा और एक मेसोफिल कोशा। जो C4 पौधों के अंदर क्रेंज आकारी की पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रेंज आकारी की पत्ती में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्रेंज आकारी की, तो क्रेंज आकारी की ध्यान रखना। क्रेंज आकारी की मीन्स क्रेंज एनाटोमी। ये केवल C4 पौधों के पत्तियों में पाई जाती है। तो ये होता क्या है? इसमें एक मेसोफिल होता है, फिर एक बंडल शीत, फिर एक मेसोफिल, एक बंडल शीत। तो जैसे मोती की माला होती है ना, तो ये क्रेंज एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मोती की माला के समान। तो इसमें आप अगर देखोगे तो एक बंडल शीत कोशा होती है और एक मेसोफिल कोशा होती है। तो बंडल शीत कोशा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है बड़ा होता है, लेकिन वो अंधकार क्रिया करने में सक्षम नहीं होता है, जबकि मेसोफिल कोशा में क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है लेकिन वो अंधकार क्रिया करने में संपन्न होता है। तो दोनों मिलाकर क्या करते हैं? ये C4 चक्र को चलाते हैं। तो ये तो अलग चीज़ है, वो बॉटनी में पढ़ना आप, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया। तो क्रेंज आकारी की C4 पौधों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि C4 पौधों में क्या होता है। तो C4 पौधों में जो पेप होता है ये क्या करता है? CO2 को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? पेप, फास्फोइनोल पाइरूवेट। पूरा नाम क्या है? फास्फोइनोल पाइरूवेट इसका पूरा नाम है। ये पेप क्या करता है? ये एक यौगिक है, 3 कार्बन वाला यौगिक है, फास्फोइनोल पाइरूवेट। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, और अपचयन करके पहला स्थायी उत्पाद जो बनाता है वो बनाता है OAA, या फिर इसको बोल सकते हैं DCA। क्लियर? आया ना समझ में? और यहां पर एंजाइम लगता है पेप्को। कौन सा? जैसे वहां रूबिस्को लगा था ना, यहां क्या लगेगा? पेप्को। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? ये हाँ, राधा कृष्ण जी बोले क्रेंज एनाटोमी। हाँ भैया, वही बता रहा हूँ। क्रेंज एनाटोमी मतलब जिसमें अंधकार क्रिया क्या होती है? 2 भागों में संपन्न होती है। 2 अलग अलग सेल होती है। एक होती है मेसोफिल कोशा और एक होती है बंडल शीत कोशा। दोनों में मिलकर ये
पूरी क्रिया संपन्न होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो अंधकार क्रिया जो C4 प्लांट में अंधकार क्रिया होती है स्ट्रोमा में, उसमें CO2 को ग्रहण कौन करता है? तो यहाँ CO2 को ग्रहण करता है पेप। वहां कौन कर रहा था? वहां कर रहा था कौन? बताओ। RUBP C3 प्लांट में। यहाँ कौन ग्रहण कर रहा है? पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। और जैसे ही पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है तो पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है वो बनता है OAA, या जिसको हम DCA के नाम से भी जानते हैं। तो OAA ये 4 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक बना? पहली बार में स्थायी यौगिक बना 4 कार्बन वाला। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं C4 चक्र। क्लियर? 4 कार्बन वाला यौगिक बना तो C4 चक्र। पिछले इसमें 3 कार्बन वाला यौगिक बना था PG है तो उसको C3 चक्र कहा था। क्लियर? तो यहां ध्यान रखना। अब ये जो OA है इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया नहीं, आप बोलोगे सर क्या है? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है इसका पूरा नाम? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और केमिस्ट्री की भाषा में इसी OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को किस नाम से जानते हैं? DCA डाई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। ये DCA, इसलिए इसको DCA चक्र भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? DCA। ये चीज ध्यान रखना। तो ये 4 कार्बन वाला यौगिक बना है इसलिए इसको C4 चक्र कहा जाता है। तो भैया ये होता है C3 और C4 में अंतर। यहां पर जो एंजाइम लग रहा है वो है फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहां पर भी कार्बोक्सिलेज आया ना, कार्बोक्सिलेज। तो कुल मिला के मैंने आपको बोल दिया कि C3 पौधे हो या C4 पौधे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे स्थिरीकरण होता है तो वहां जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं C3 में रूबिस्को एंजाइम और C4 में पेप्को एंजाइम, ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करके पहला स्थायी उत्पाद जो बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उस प्लांट का नाम बोलते हो। तो पहला OA बना 4 कार्बन वाला यौगिक, तो आपने इसको कह दिया C4 चक्र। क्लियर? अब जो C4 चक्र है इसको खोजा किसने? ये चीज भी ध्यान रखना। तो इसको किसने खोजा? आप बता सकते हो C4 चक्र को किसने खोजा है? नहीं बता सकते, मैं ही बता देता हूं। तो C4 चक्र को खोजा है हेच व श्लेक ने। किसने खोजा है? हेच और श्लेक ने। अब आप बोले सर C3 का तो बताया नहीं आपने, तो मैं इधर लिख देता हूं। C3 चक्र को जो खोजा था वो किसने खोजा था? वो खोजा था केल्विन व बेंसन ने। किसने खोजा था? केल्विन व बेंसन ने। इसलिए C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं और C4 चक्र को हेच व श्लेक चक्र भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, C4 पौधे जो होते हैं इनके बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ध्यान रखना जो बहुत पूछा आता है तो वो है गन्ना। कौन सा है? गन्ना और मक्का। ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखना भैया। क्लियर? गन्ना प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक पौधा होता है। क्लियर? कन्वर्टर, मतलब कितना भी तेज धूप अगर गिरे, कितना भी तेज प्रकाश हो, गन्ना क्या करेगा? कितना कम भी प्रकाश हो, कितना ज्यादा भी प्रकाश हो, गन्ना दोनों स्थिति में क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। इसलिए गन्ना को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का सबसे अच्छा कन्वर्टर या प्रवर्तक पौधा। तो इसका कई बार पूछा है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक पौधा कौन सा होता है? तो वो गन्ना होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको C4 चक्र बता दिया। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बताता हूँ। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको मैंने केम का पूछा था और बाकी दूसरी रामायण बता दी। तो ये कुछ नहीं है भैया, ये भी जो है ना इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया ना, हर एक क्या है? एक क्वेश्चन होता है। आपको समझ में आ रहा है सभी को? बताओ भैया, यस लिख के, नो लिख के। इनमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल चलता है। क्लियर? कौन सा चलता है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। और इसको खोजा था किसने? तो इसको खोजा था टिंग ने। इस चीज को ध्यान रखना। टिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केम चक्र को खोजा था। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि सर ये केम चक्र क्या बीमारी है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो इस केम चक्र, ये केम चक्र स्पेशली पौधे क्या करते हैं? जल का संरक्षण या पानी की बचत करने के लिए चलाते हैं। आया ना समझ में? किसके लिए करते हैं?
ताकि पानी का संरक्षण हो, पानी बचा पाए हो। क्यों? क्योंकि केम पौधे सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट में आपको बता चुका हूं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। क्लियर? तो आपको पता है भैया रेगिस्तान में ऑलरेडी पानी बहुत कम होता है, और पानी बहुत कम होने के कारण पौधों को भी बहुत कम पानी मिलेगा, और बहुत कम पानी मिलेगा तो ये क्या करते हैं, पानी की सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं भैया, ये जो केम प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, एगेव है, एस्पेरेगस है। क्लियर? ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रात्रि के समय क्या करते हैं, रात में अपने स्टोमेटा खोलते हैं। स्टोमेटा मतलब पौधे के पत्ती पर पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, उनको कहा जाता है स्टोमेटा, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये रात में क्या करते हैं, जब बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है, आपको पता है दिन में रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, तो अगर दिन में गलती से स्टोमेटा खोल देंगे तो अंदर का पूरा पानी जो है वो गर्म, वो भाप बन के फट से बाहर निकल जाएगा। ऑलरेडी इनके पास पानी कम है, और पानी कम है और जितना भी है वो अगर भाप बन के निकल जाएगा तो बचेगा क्या, पौधा मर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये रात में जब बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है, एकदम कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, तब क्या करते हैं, धीरे से अपने स्टोमेटा खोलते हैं। और स्टोमेटा खोल कर क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। क्यों लेंगे भैया, दिन में प्रकाश संश्लेषण करना है ना, तो ये रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे। तो क्यों, क्योंकि भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो ये स्टोमेटा से ही लेंगे, चाहे दिन में ले चाहे रात में ले। तो ये क्या करते हैं, ये दिन में ही क्या करते हैं, दिन में आराम से बिल्कुल बैठे रहेंगे, अपने स्टोमेटा को बंद रखेंगे। जैसे ही रात हो जाएगी, दिन ढल जाएगा, तो अंधेरे में क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को खोलेंगे। और जो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो दिन में इसको लगेगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये रात में फटाफट उसको खींच के क्या करेंगे, अंदर खींच लेंगे और मैलिक अम्ल के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेंगे। क्लियर? स्टोर कर लिया। अब दूसरे दिन जब दिन निकलेगा तो क्या करेंगे, दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिका भी क्रिया तो होगी, वो होने के बाद जब अंधकार की बारी आएगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैलिक अम्ल में से क्या करेंगे, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को छान छान के अलग करके अंधकार क्रिया को चलाने के लिए देते रहेंगे। मतलब दिन में इनको स्टोमेटा नहीं खोलने पड़ेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे होगा जल का संरक्षण, पानी की बचत होगी। क्लियर? तो ये होता है केम चक्र के अंदर। क्लियर? तो इसमें आधी क्रिया तो रात में होती है और आधी जो होती है वो होती है दिन में। क्लियर? तो रात में क्या होती है, तो रात में ये वायुमंडल से क्या करेंगे, CO2 लेंगे, है ना समझ में, और CO2 लेंगे, इसमें आपका जो रहेगा लेने वाला वो C4 पौधों के समान ही रहेगा, पेप। क्लियर? और पेप को एंजाइम वही लगेगा जो C4 पौधों में लगा था। क्लियर? और ये क्या बनाएंगे, पहले तो OAA बनाएंगे, और OA बनाने के बाद ये क्या करेंगे, इसको मैलिक अम्ल जो है, मैलिक अम्ल के रूप में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब मैलिक अम्ल के रूप में स्टोर कर लिया। अब दिन में क्या हुआ, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया, प्रकाशिक क्रिया हो गई, और प्रकाशिक क्रिया होने के बाद जब अंधकार क्रिया की बारी आई तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैलिक अम्ल क्या करेगा, ये पाइरुविक अम्ल में अलग हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल बन जाएगा, और पाइरुविक अम्ल बनने के साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, CO2 मैलिक अम्ल में से अलग हो गई और पाइरुविक अम्ल अलग हो गया। क्लियर? अब दिन के समय इसको जितना भी अंधकार क्रिया करना है सब कर ले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इनने रात में ही लाके यहाँ मैलिक अम्ल में छुपा ली थी। क्लियर? अब दिन में इसका उपयोग करता रहेगा, आया ना समझ में। इसीलिए इसको कहा जाता है केम प्लांट। और केम प्लांट जितने भी होते हैं सब रेगिस्तानी पौधे होते हैं, और सबके सब क्या होते हैं, सकुलेंट प्लांट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आपका था केम प्लांट। केम प्लांट के अंदर एक चीज और ध्यान रखना भैया कि केम प्लांट सकुलेंट होते हैं, रेगिस्तानी होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो गर्ती होते हैं। मतलब इनके ऊपर अगर पत्ती पर देखोगे तो स्टोमेटा ऐसा कांटे के बीच में धसे होते हैं। तो धसे होने के कारण इसके स्टोमेटा को कहा जाता है सकेन। क्या बोलते हैं, सकेन या गर्तीय रंध्र। ये चीज को ध्यान रखना। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, केम प्लांट होते हैं, उसमें धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, और इन धसे हुए स्टोमेटा को कहते हैं गर्तीय स्टोमेटा या सकेन स्टोमेटा कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये जो सकुलेंट प्लांट है या रेगिस्तान प्लांट है, जिनको हम केम प्लांट भी कहते हैं, ये अपने स्टोमेटा रात को खोलते हैं, अंधेरे में खोलते हैं।
तो स्टोमेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य पौधों के अंदर, हमारे इधर जो भी सामान्य वातावरण में पेड़ पौधे होते हैं, ये दिन में अपने स्टोमेटा खुलते हैं, तो इनको कहा जाता है फोटो एक्टिव। फोटो मतलब प्रकाश, एक्टिव मतलब सक्रिय, मतलब फोटो प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा सक्रिय हो जाता है, खुलना और बंद होना चालू हो जाता है। तो प्रकाश में अगर स्टोमेटा खुले या बंद हो तो फोटो एक्टिव। और जो रेगिस्तानी पौधे हैं, जो केम प्लांट होते हैं, उनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं, तो रात में खुलने के कारण इनको कहा जाता है स्कोटो एक्टिव। क्या बोलेंगे? स्कोटो। अंधेरे में, अगर अंधेरे के प्रभाव से स्टोमेटा खुले तो उसको स्कोटो एक्टिव कहेंगे, जो कि ये केम प्लांट के अंदर होता है। और दिन में अगर स्टोमेटा प्रकाश की उपस्थिति में खुले तो उनको फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। तो इतना, आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर? समझ में आया भैया? और ये इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं दिन और रात में? तो ये आपको पीएटी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि केम चक्र का कारण क्या है, क्यों चलता है केम चक्र, तो आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट, पौधे में पानी का संरक्षण करने के लिए। आया ना समझ में? पानी की बचत करने के लिए ये क्या करते हैं, ये केम चक्र चलाते हैं। तो आप सभी को क्लियर हो गया भैया? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये सब रेगिस्तानी पौधे हैं। क्लियर? ये जैसे पाइनएप्पल है, एगेओ है, फिर ये आपका ये नागफनी है, ये कैक्टस है, ये अलग अलग जो भी है, ये सब प्लांट क्या है, सब रेगिस्तानी प्लांट होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। क्लियर? इनको अगर देखोगे तो इनका ये भाग जो होता है बहुत मोटा होता है, रसीला, और रसीला होने के कारण इसको कहा जाता है सकुलेंट, मांस जैसे, मांसल पौधे। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, कुछ पौधों में पोषण, जड़ कवक। तो नेक्स्ट आप, हाँ सभी को समझ में आ रहा है भैया? क्या बात है, हरिओम चंदेल जी को भी समझ में आ गया। हाँ भैया, आप लोग जो है ना लाइक का बटन नहीं दबाते, वहाँ चुम्मस थोड़ी सी आपका जो है ना कंजूसी दिखा देते हो। हाँ, क्यों दिखाते हो ऐसे? बढ़िया, लाइक का बटन भी दबाओ और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर भी करो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो ही करो। जो चैनल पे नया है वो बिल्कुल क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि जैसे ही जब भी आप वीडियो आता है, क्लियर, तो आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आप फटाफट क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर हमको तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं। तो कब आएगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तब आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आता रहेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ पौधों में पोषण जड़ कवक के सहयोग पर निर्भर होता है, उन्हें कहते हैं। क्लियर? मतलब कुछ पौधों में पोषण जड़ कवक समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी कवक जो जड़ों में होती है। क्लियर? कौन सी कवक? जो रूट फंगस होती है, क्लियर, के सहयोग पर निर्भर होता है, उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं ये आप लोग बताओ, कोशिश करो बताने की। आपके पास ABCD 4 आंसर है। इंग्लिश में अगर बोलो तो द न्यूट्रिशन ऑफ सम प्लांट्स डिपेंड ऑन रूट्स फंजाई एसोसिएशन, दे आर नोन एज, उनको हम क्या कहेंगे? क्लियर? तो फर्स्ट आंसर है रूट नोड्यूल्स। क्लियर? जड़ों की गांठ, या गांठ भी बोल सकते हो, गांठें भी बोल सकते हो। फिर माइकोराइजा हिंदी में भी लिखा है। फिर रूट हेयर या जड़ रोम, और रूट हाइफा या जड़ तंतु। अब आप मुझे बताओ कौन सा आंसर आएगा? हाँ, तो अहिरवार जी ने बताया बी वाला आंसर। हाँ, और अक्षय सोलंकी जी बताया सी वाला आंसर। वर्मा जी भी बताया बी वाला आंसर। हरिओम चंदेल जी बताए ए वाला आंसर। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो, आपने जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स का नाम सुना होगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है ये बायो फर्टिलाइजर्स है। क्लियर? बायो फर्टिलाइजर मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में कर सकते हैं और किया भी जाता है। क्लियर? जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर तो अप्लाई करते हैं, लेकिन आज की कंडीशन अगर देखो तो धीरे धीरे ज़मीन क्या हो रही है, ख़राब हो रही है ज़्यादा केमिकल डालने से। तो अब लोगों को धीरे धीरे जो है ना, ये जैविक उर्वरकों की ओर ही
अपने आप को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल से अब ज़्यादा समय तक खेती नहीं हो सकती, बिल्कुल भूमि की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल लॉस होने लग गई है। क्लियर? ये तो हम जो उत्पादन ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल डालकर क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उत्पादन ले रहे हैं। बाकी अब ज़मीन की कैपेसिटी बिल्कुल कम हो गई है। तो जैव उर्वरक का अगर आपने नाम सुना हो, बायो फर्टिलाइज़र का अगर आपने नाम सुना हो, तो आप देखना बायो फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जैव उर्वरक सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक होते हैं नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक और एक होते हैं फास्फोरस धारी जैव उर्वरक। नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को नाइट्रेट फॉर्म में बदलकर देते हैं। कल मैंने आपको बताया था अधिकांश पौधे नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, ये सबको क्लियर है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जैव उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेंगे और क्या करेंगे, वो पौधे को उपलब्ध कराएंगे। क्लियर? तो ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रोजन धारी जो जैव उर्वरक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो एक जो होता है वो होता है सहजीवी। सहजीवी आप समझते हो, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे की सहायता करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और वो आपको सबको पता होगा, एक एक को मालूम होगा। सहजीवी कौन सा है? तो सहजीवी में आपका आएगा राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। क्लियर? राइजोबियम ये सहजीवी है। क्लियर? ये बायो फर्टिलाइजर है, मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या। और दूसरा जो होता है वो होते हैं स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी कौन से होते हैं भैया? जो पौधे से कुछ नहीं लेते, नाइट्रोजन देते हैं लेकिन पौधे से कुछ लेते नहीं है। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए भैया। एक तो आपका बीजीए है। आप बोलोगे सर बीजीए क्या? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीली हरी शैवाल। अच्छा आप मेरे को बताओ, चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल का और दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको, नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को? नीली हरी शैवाल का दूसरा नाम क्या है, आप में से कोई जानता है? हाँ, अहिरवार जी बोले एनाबीना और निहाल वर्मा जी बोले साइनोबैक्टीरिया। यही तो सुनना चाहता था। नीली हरी शैवाल का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नीली हरी शैवाल को। अब अहिरवार जी आपने जो बताया है ना वो सही तो है, लेकिन जो बीजी है नीली हरी शैवाल है, इसकी मुख्य रूप से जैव उर्वरक के रूप में जो दो प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक प्रजाति का नाम आपने बताया है। तो दो प्रजातियां है, उसकी स्पीसीज है। नीली हरी शैवाल की दो जातियां जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, उनका उपयोग हम करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप देखो तो नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो दो प्रजाति कौन कौन सी है जो आपने, एक तो एनाबीना बता दिया है, एक मैं बता देता हूं कौन सी है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक और एनाबीना, ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है, आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जैव उर्वरक ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इसमें अगर देखो तो एक सहजीवी है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में आपका राइजोबियम आता है, आप सभी को पता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और स्वतंत्र जीवी जो होता है, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो नॉन सिम्बायोटिक होता है, मतलब ये पौधे को नाइट्रोजन तो देता है लेकिन बदले में पौधे से कुछ लेता नहीं है। क्लियर? तो वो होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा जो होता है वो होता है एजोला। एजोला, एजोला क्या है भैया? तो एजोला एक फर्न है। क्लियर? एजोला क्या है? एक फर्न है। फर्न जलीय फर्न होता है। ये नीली हरी शैवाल के साथ में आपको पानी के अंदर
मिलती है। तो ये एजोला क्या करती है, तो एजोला नीली हरी शैवाल को नाइट्रोजन देती है, बदले में नीली हरी शैवाल से भोजन लेती है। तो ये आपस में एक दूसरे के सिम्बायोटिक है। मतलब नीली हरी शैवाल को क्या करेगी, ये जो एजोला है, ये एजोला क्या करेगी, नीली हरी, ये ऊपर होती है और नीचे होती है नीली हरी शैवाल पानी में। तो ऊपर से नाइट्रोजन लेके ये नीली हरी शैवाल को देगी और नीली हरी शैवाल इसको भोजन देगी। क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सहजीवी। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर पौधों में ये दोनों करें तो दोनों पौधों के लिए क्या है, असहजीवी या नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल फसल के लिए करते हैं, फसल से कुछ भी दूसरी सहायता नहीं लेते हैं। फिर इसके अलावा और भी होते हैं, एजेटोबैक्टर, क्लियर, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, क्लियर। ऐसे एक एसिटोबैक्टर भी होता है। कौन सा, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर गन्ने के अंदर, ध्यान रखना भैया, ये मोस्ट आईएमपी है, मैं भूल रहा था लेकिन एकदम याद आ गया। क्लियर, क्या है, एसिटोबैक्टर। इसका गन्ने के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। क्लियर। तो इधर वाले जो सहजीवी, ये दलहन फसल के लिए है, किसके लिए, दलहन, और ये जो है ये अदलहन के लिए है। क्लियर, ये जैव उर्वरक है। इसमें एजोस्पाइरिलम जो है, ये वाला एजोस्पाइरिलम, इसका सूर्यमुखी में सबसे अच्छा रिजल्ट है। क्लियर, सूर्यमुखी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे अच्छा जो उपयोग होता है वो एजोस्पाइरिलम का होता है। गन्ने के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट हैं एसिटोबैक्टर के। बाकी एजेटोबैक्टर का आपका जो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, इनमें सब में एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अच्छा माना जाता है। और ये जो दोनों हैं, ये धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अच्छे जैव उर्वरक माने जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया, किसमें, ये जैव उर्वरक जो है ये नाइट्रोजन जैव उर्वरक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सहजीवी में आते हैं, ये स्वतंत्र जीवी के अंदर आते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। क्लियर। तो ये तो नाइट्रोजन वाले हो गए। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जैव उर्वरक। क्लियर। अब फास्फोरस जैव उर्वरक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन से, तो एक तो भैया ऐसे होते हैं जो फास्फोरस घोलक होते हैं। क्या होते हैं, फास्फोरस घोलक। मतलब ये पीएसबी कल्चर के अंदर आपको मिलेगा, किसमें, पीएसबी कल्चर। पीएसबी कल्चर जो मार्केट में मिलता है, फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया कल्चर जो मिलता है, उसके अंदर आपको ये फास्फोरस घोलक जो सूक्ष्म जीव है या जैव उर्वरक है वो मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आता है, तो इसके अंदर एक तो आता है भैया क्लास्ट्रीडियम और एक आता है बैसिलस। क्लियर। ये मुख्य रूप से दो जो जैव उर्वरक हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी में जो पड़ी हुई फास्फोरस है, आप सभी को पता है भैया, जितना भी फास्फोरस आप खेत में डालते हो उसमें से 70% जो फास्फोरस है वो मृदा कणों पर स्थिर हो जाती है, पौधे को नहीं मिलती, मतलब अघुलनशील रूप में बदलकर पड़ी रहती है। केवल पौधा 30% फास्फोरस को ही ले पाता है। तो आपने जैसे ही इसमें ये दोनों बैक्टीरिया या फिर पीएसबी कल्चर डाला तो फटाफट क्या होगा, जितनी भी फास्फोरस है जो अघुलनशील रूप में पड़ी हुई है, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको घोलकर सॉल्युबल फॉर्म में बदलकर पौधे को क्या करेंगे, दे देंगे। आया ना समझ में। क्लियर। बदले में पौधे से कुछ भी नहीं लेंगे। तो इसको आप क्या कहोगे, ये फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, असहजीवी, मीन्स नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। क्लियर। दूसरा, तो दूसरे साइड हम देखते हैं वो है फास्फोरस अवशोषक। क्या है, फास्फोरस अवशोषक। अब ये जो फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, क्लियर, मतलब ये क्या करते हैं, फास्फोरस का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके क्या करते हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं उन जड़ों को देते हैं। क्लियर। ये घोलक नहीं है, ये है अवशोषक। तो इसमें आपका आता है वेम। क्या आता है, वेम। अब आप बोलोगे सर वेम क्या बीमारी है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं पूरा नाम बताता हूं इसका। इसको बोलते हैं वेस्कुलर
arbuscular mycorrhiza कवक। अब आ गया ये माइकोराइजा आपका आ गया। अब देखो आप, कुछ पौधों के में पोषण जड़ कवक में के सहयोग पर निर्भर होता है, उन्हें कहते हैं। तो ये जो फास्फोरस घोलक, ये जो वेम होती है, ये होती है चीड़ की जड़ में। कहां पर होती है? चीड़ की जड़ में। क्लियर? और ये क्या है? एक कवक है। क्या है? कवक। क्लियर? ये फास्फोरस अवशोषक होती है। ये फास्फोरस के अवशोषण के साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ मृदा में होते हैं, इनको भी उठाकर क्या करती है? पौधे को उपलब्ध कराती है और बदले में पौधे से भोजन लेती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो है ये सहजीवी कवक है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया था ना सहजीवी, ऐसे ये क्या है? सहजीवी कवक या फंगस होती है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये है। अब देखो यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, उसने केवल माइकोराइजा बोला है। तो माइकोराइजा वही है, वेम, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक। मतलब ये जो वेस्कुलर होता है, तो जड़ों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन पूल, उनके अंदर ये माइकोराइजा कवक क्या होती है? पाई जाती है और सहजीवी का काम करती है। तो बैक्टीरिया में सहजीवी बैक्टीरिया आपने पढ़ा था राइजोबियम, लेकिन कवक के अंदर जो सहजीवी कवक है, जो जड़ों के अंदर पाई जाती है, क्लियर? वो कवक कौन सी है? वेम या वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक। ये मृदा और वायुमंडल से फास्फोरस का अवशोषण करती है और अवशोषण करके क्या करती है? पौधे की जड़ों को देती है और बदले में पौधे की जड़ों से क्या लेती है? भोजन लेती है। तो ये भी क्या हुआ? सहजीवी कवक हुई। क्लियर हुआ आपको कि नहीं आया समझ में? तो ये होता है आपका माइकोराइजा कवक। तो भैया आपको समझ में आया? इतना मैंने आपको ये बताया, इतना सब कुछ। बताओ भैया, अगर समझ में आ गया हो तो आप स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए डालते हैं। नास्टॉक और एनाबिना, जो नीली हरी शैवाल की दोनों प्रजातियां हैं, ये क्या करती है? वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट फॉर्म में बदलकर क्या करती है? धान को उपलब्ध कराती है। क्लियर? तो ये धान के खेत में जनरली उपयोग की जाती है। हाँ, पीएटी एग्रीकल्चर आप पढ़ाया करिए सर। तो मैं पढ़ाता तो हूँ भैया, पढ़ाता तो हूँ। मैं नहीं पढ़ाता तो कौन पढ़ा रहा है? मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ। आप मतलब क्या चाहते हो? आप कैसे पढ़ाना मतलब? बताओ। अब आपसे डिस्कस करने का टाइम हो गया। मैंने पढ़ा दिया 1 घंटा। बढ़िया, आपको कम से कम नहीं ज़्यादा तो 40-50 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के बता दिया है। क्लियर? नाम मत लिया करिए। नहीं भैया, मैं ये मेरी आदत है, पढ़ाते समय जो है ना, मैं सब लोगों से बात भी करता हूँ, क्योंकि बात करते हुए पढ़ाने में मुझे आप लोगों का जो है ना, बिल्कुल जो एकदम ऐसा लगता है जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने में तो बिल्कुल मैं बोर्ड पे पढ़ाते जाऊँगा, मतलब नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं ऑफलाइन, आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ चलो, सबको समझ में आ गया है? तो एक बार फिर सब लोगों का धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। यूँ ही मिलते रहिए। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता जाएगा, हमारी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्लियर? तो आप सब लोगों से एक बार फिर निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के लिए। तब तक के लिए सभी की शुभ रात्रि। सब आनंद में रहो। जय हिंद बच्चों।